Hello everyone, my name is Sonia Sehrawat and welcome back to your own YouTube channel सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। एज यू नो दैट हमने एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ है बेटा यूपीएलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 का, और उसी सीरीज में आज के इस सेशन में हम बॉटनी के इस पेपर के बॉटनी के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। The end product of glycolysis is. Now the next question is, which of the following have the ability to fix atmospheric nitrogen? इनमें से किस में एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? एजोला, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम। देखो बेटा, सारे जाने पहचाने सुने हुए नाम आपको लग रहे होंगे। एजोला क्या है? एक फ्लोटिंग फर्न है। वैसे तो हम देखें, फिर उन्होंने ऑप्शन जो है वो इस तरह से दिए हुए हैं कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो 1, 2 एंड 4, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन कौन किस किस में एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। दो चीज पहले आप ये देखिए, एक साइनोबैक्टीरिया और एक एजोस्पाइरलम। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना है, नोस्टोक है। ये क्या करते हैं? दूसरों प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एजोस्पाइरलम जो है वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, बट ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और बायो फर्टिलाइजर की तरह इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर आप जानते होंगे, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका यूज करें हम अपनी किसी फील्ड में अपने ईल्ड को बढ़ाने के लिए एज ए फर्टिलाइजर। मीन्स फर्टिलाइजर का क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हो हमारी फसल को या क्रॉप को। सो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है ये, बिकॉज ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वहां पर। शुगर केन फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर। सो ये दोनों तो हमारे हो गए 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 देख लीजिए कहाँ कहाँ है। 3 एंड 4 सी में भी है और 3 एंड 4 डी में भी है। अब बात आती है सी में 1 है और डी में 1 और 2 दोनों है। सो चलिए 1 और 2 की बात करें। ई कोलाई को देखो बेटा आप। ई कोलाई जो है ये एक बैक्टीरिया होता है, बड़ा सुना हुआ नाम है आपके लिए ये भी। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और वो इसर्सिया कोलाई फुल फॉर्म है, और इसका यूज बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है ये बैक्टीरिया। सो लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। सो 1, 2, 3, 4 में से 2 हटा दिया तो 1, 3, 4 बचा, यानी हमारा आंसर होगा 1, 3 एंड 4। अब 1 में थोड़ा सा डाउट ये होता है बेटा, एजोला जो है एक फर्न है, इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है जैसे एनाबिना एजोला। वो क्या करती है? इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनकी लीव्स में पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, उनमें ये रहती है, और इसको भी एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, बिकॉज ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है उस फर्न की लीफ पॉकेट्स में रहकर। सो राइस फील्ड में या पैडी फील्ड में इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये एजोला जो है ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है, बट इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाली एनाबिना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कर रही है। सो ये भी रिलेटेड तो हुआ ना नाइट्रोजन फिक्सेशन से, तो ये भी आंसर हमारा, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? नॉट करेक्टली पूछा है। ऑप्शंस देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको बेसिक नॉलेज भी है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम, ट्रांसपिरेशन, सेल वॉल, ऑस्मोसिस। देखिए बेटा, हमारे पास क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, पता है सभी को, बहुत इजी बात है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। सो ये करेक्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स में मिलने वाला। राइबोसोम, ट्रांसपिरेशन, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज राइबोसोम इज रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस नॉट ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट बेटा, सेल वॉल ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, सो ये सही हो जाएगा। ये भी सिर्फ क्या होगा हमारा नॉट करेक्ट? राइबोसोम ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन? राइबोसोम्स साइट्स हैं किस रिएक्शन की? नंबर 1 ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 फैट सिंथेसिस, नंबर 3 प्रोटीन सिंथेसिस एंड नंबर 4 इज रेस्पिरेशन।
यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स किस रिएक्शन का साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ये फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। फोटोसिंथेसिस से तो रिलेटेड नहीं होता है, फैट सिंथेसिस से भी नहीं, रेस्पिरेशन से भी नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस का इसको क्या कहा जाता है? साइट कहा जाता है राइबोसोम्स को, बिकॉज यहीं पर राइबोसोम्स को आप जानते हो 70s 80s टाइप के होते हैं, और ये भी दो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, 50-30 और 60-40s सब यूनिट्स के, और इन पर मैसेंजर आरएनए आकर यहाँ बाइंड होता है, और प्रोटीन्स इसके पास कोडोन होते हैं, और उन कोडोन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या लेकर आता है? अमीनो एसिड्स लेकर आता है। ट्रांसफर आरएनए क्या लेके आता है? अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन बनती है। तो जो ये साइट है राइबोसोम जो होता है वो साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है इनमें से किस मेथड से? नंबर 1 ओव्यूल कल्चर, नंबर 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, नंबर 3 इन विट्रो पोलिनेशन, एंड नंबर 4 पोलन कल्चर। सो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा इन विट्रो पोलिनेशन। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है बेटा? ये होता है कि अगर किसी प्लांट में क्या हो, अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करे स्टिग्मा, मीन्स अपने ही प्लांट के, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से अगर वो पोलिनेशन ना होने दे, या फिर पोलिनेशन हो जाए तो फिर फर्टिलाइजेशन ना होने दे यहाँ पर एग के साथ, उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है कैसे? इन विट्रो पोलिनेशन से। इन विट्रो पोलिनेशन में क्या होता है? हम डिजायरेबल पोलन ग्रेन को किसके साथ फर्टिलाइज कराते हैं? अपने एग के साथ। जिस पोलन ग्रेन को कराना है, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में या आर्टिफिशियल कंडीशन में, जिस पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन कराना है एग का, उसके साथ कराते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, इन विट्रो पोलिनेशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटाजन। इनमें से कौन सा एक म्यूटाजन है? जब हम म्यूटेशन पढ़ते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा, जो हर जगह आता है, आपने पढ़ा भी होगा कोल्चिसिन के बारे में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कोल्चिसिन। क्या होता है ये कोल्चिसिन? एक केमिकल म्यूटाजन है बेटा, जो म्यूटेशन कोज कर सकता है प्लांट्स में, और पोलीप्लोइडी लाता है, और क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी कर सकता है। इसको यूज किया जाता है नई प्लांट वेराइटी क्रिएट करने के लिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए। ये पोलीप्लोइडी क्रिएट कर देता है, तो एक म्यूटेशन हो गया पोलीप्लोइडी होना भी। कैसे करता है? और पोलीप्लोइडी तो आप समझते हैं ना, क्रोमोसोम्स का नंबर, सपोज हैप्लोइडी, डिप्लोइडी, पोलीप्लोइडी, ये समझते हो ना। डिप्लोइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लोइड को n से करते हैं, और पोलीप्लोइडी का मतलब क्या है? n क्या है? एक सेट क्रोमोसोम्स का। सपोज ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम। तो इसमें से जो जोड़ा है, पेयर है, वो क्या होते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इसका होमोलोगस है, मीन्स जो जीन जिस कैरेक्टर की यहाँ इसके ऊपर है, वही कैरेक्टर की दूसरी जीन यहाँ पर है इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। तो इनमें से मैं एक एक क्रोमोसोम निकाल लूँ पेयर में से, हर 23 पेयर जो है, जैसे मैंने इसमें से एक निकाला है, ऐसे सारे 23 के 23 जोड़ों में से एक एक क्रोमोसोम निकाल लूँ, वो हैप्लोइड कंडीशन हो जाती है, एन कंडीशन। सो उसमें से, या मोनोप्लोइड बोलते हैं उसको, मोनोप्लोइड कंडीशन। और मोनोप्लोइड एन जो है उसकी 3 में 4 में ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3n कर दूं या 4n कर दूं या 5n कर दूं, मीन्स पूरा का पूरा सेट डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो जाए तो उसको पोलीप्लोइडी बोलते हैं। और प्लांट्स में ये केस देखने को मिलते हैं, और किए भी जाते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर लाने के लिए। ये क्या करता है बेटा? जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें स्पिंडल फाइबर्स का डेवलपमेंट होता है, उसको इनहिबिट करता है। सो माइटोटिक डिवीजन नहीं होने देता है, और सेट जो है क्रोमोसोम्स का बढ़ता चला जाता है, और सेल डिवाइड नहीं होती, तो इस सेल के अंदर ही क्या होता है? पोलीप्लोइडी क्रिएट हो जाती है। कई सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के, बट वो अलग अलग सेल में नहीं जा पाते, तो एक ही सेल में रह जाएंगे। ऐसा करता कैसे है? जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, उनकी ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बाइंड हो जाता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स का डेवलपमेंट नहीं होने देता और माइटोटिक डिवीजन नहीं होने देगा। सो यहाँ आंसर हो जाएगा कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ टीएमवी इज। ये फिर से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर थोड़ा सा लर्निंग वाली चीजें हैं कि भाई वैसे तो हमें पता रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और 11th एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है टीएमवी, बट कंफ्यूजिंग ये चीज हो जाती है कि टीएमवी का करना है, बैक्टीरियोफेज का करना है, स्मॉल पॉक्स का करना है, तो ऐसे किसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, किसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, किसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो ये लर्निंग वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से कई बार याद करना पड़ेगा। तो टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, 11th एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी है, और किसी बुक में भी आप पढ़ते होंगे तो ये डायग्राम देखा होगा। जनरली जो आरएनए होता है, सॉरी वायरस होते हैं,
ये टोबैको मोज़ेक वायरस है जो टोबैको में मोज़ेक डिसीज कोज करता है। और वायरस जो होते हैं बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए और डीएनए, मोस्टली आरएनए कुछ में डीएनए, एंड उसके बाहर प्रोटीन का कवरिंग होती है और उसको बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कवरिंग को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और जो कैप्सिड है वो कुछ यूनिट्स का बना होता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। सो ये टीएमवी का वायरस है जिसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसके ऊपर ये कैप्सोमियर्स का बना हुआ क्या है? कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन है। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा? आरएनए। टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय विच? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इनमें से किससे होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये सारी फंगस के नाम है, फंजाई के नाम है। और हमें बताना है कि, यानी कि एक चीज आप बोटनी में नोट कीजिए कि डिसीज आपको जरूर याद रखनी है। कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाली होती हैं और कुछ ये फंगस वगैरह से, बैक्टीरिया से, वायरस से होती हैं। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी डिसीज आपको कहीं पर एक कॉलम बना लीजिए कि आपने नोट्स में नोट कर लिया कि ये वाली डिसीज इससे हो रही है, ये डिसीज इससे हो रही है, और उनको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, उन डिसीज को रिवाइज करते रहिए, और या फिर अपनी कुछ ट्रिक बना लीजिए इनके लिए। जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो होता है अल्टरनेरिया सोलानी से, एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से। तो दोनों में कंफ्यूजन ये हो जाती है कि अर्ली ब्लाइट किससे हो रहा है और लेट ब्लाइट किससे हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन के लिए अपनी कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे मैं क्या करती थी, ये अर्ली और लेट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जो ये सोलानी है, सोनाली मेरी फ्रेंड का नाम है, तो वो जल्दी आई। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। और लेट दूसरे वाला जो बचा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये तो मुझे याद हो गया कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है और अल्टरनेरिया सोलानी है। दोनों पोटैटो, टोमेटो या सोलेनेसी फैमिली में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट करते हैं। बट कौन सा किसको करता है उसके लिए मैंने कर लिया, सोलानी जल्दी आई, सोनाली जल्दी आई। तो यानी अर्ली ब्लाइट तो किससे होता है? अल्टरनेरिया सोलानी से। और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके बाद एक ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है, इसका भी याद रखेंगे आप। ये पोटैटो वार्ट डिसीज कॉज करता है, पोटैटो वार्ट डिसीज। एक चीज और बेटा आप देखोगे, आप ये डिसीज होती कैसी है? डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं लीव्स के ऊपर भी और स्टेम के ऊपर भी इन डिसीज में। नेक्स्ट देखिए, फिर से डिसीज का ही क्वेश्चन है। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिट्रस कैंकर किसका एग्जाम्पल है? नंबर 1 ऑप्शन है बैक्टीरियल डिसीज, नंबर 2 वायरल डिसीज, फंगल डिसीज या फिर एल्गल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा बैक्टीरियल डिसीज। जो सिट्रस कैंकर है वो कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। और बहुत कॉमन सा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये समझिए। सिट्रस कैंकर हम बहुत जगह पढ़ते हैं, जैंथोमोनास सिट्राई नाम के बैक्टीरिया से। होता क्या है इसमें? लेसियंस बन जाते हैं, मीन्स निशान से बन जाते हैं जो ब्लिस्टर्स के जैसे, छालों के जैसे दिखाई देते हैं लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स पे। और किस कलर के होते हैं? टैन टू ब्राउन कलर के होते हैं। और उनके बाहर येलो रिंग होती है, उनके बाहर येलो ऐसे रिंग बनी रहती है और अंदर टैन या ब्राउन कलर के क्या रहते हैं? स्पॉट्स बन जाते हैं। सो ये जैंथोमोनास सिट्री से होने वाली एक बैक्टीरियल डिसीज है। और किस में होती है? सिट्रस, सिट्रस फैमिली के प्लांट्स में, नींबू में, संतरे में, इन प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एरेनकाइमा बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, फैला होता है, ज्यादा पाया जाता है किस में? किस तरह के प्लांट्स में? नंबर 1 जीरोफाइट्स, नंबर 2 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 3 एपीफाइट्स और नंबर 4 मीजोफाइट्स। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें ये एरेनकाइमा है क्या बेटा? एरेनकाइमा पेरेनकाइमा टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। ये भी फिर से ये समझिए, एरेनकाइमा या पेरेनकाइमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो आप 9th एनसीईआरटी की बायो भी देखोगे, वहां से सोल्व हो जा रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अगर आपने पढ़ा हुआ है ध्यान से तो। पेरेनकाइमा का ही मॉडिफाइड टिश्यू होता है एरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में लार्ज एयर कैविटीज जब बन जाती हैं सेल्स के अंदर, उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। और उसका क्या बेनिफिट होता है? वो ब्योयेंसी प्रोवाइड करता है। एयर भर जाती है ना उसमें, उससे क्या होगा? ब्योयेंसी प्रोवाइड करेगा वो प्लांट को क्या करने के लिए? फ्लोट करने के लिए वाटर सरफेस पर।
सो ये एक फायदा और होता है इसका, एक्वेटिक प्लांट्स जो है एक तो फ्लोट करते रहते हैं, दूसरा होता है कि इनमें जो एयर स्पेस होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करवाने में भी हेल्प करते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। और अंडर वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर वाटर रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प कर रहे हैं एरेनकाइमा के अंदर जो एयर स्पेस है। सो एरेनकाइमा ज्यादा एक्सटेंसिव किस में होता है, हाइड्रोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से नॉट करेक्टली ही पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नेपेंथीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ओरोबैंकी जीरोफिटिक प्लांट्स, कस्कटा पैरासिटिक प्लांट्स और यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा ओरोबैंकी। ये जीरोफिटिक प्लांट्स नहीं होता है बल्कि एक स्मॉल पैरासिटिक हर्बेसियस प्लांट होता है। नेपेंथीज आप जानते ही हो, नेपेंथीज या पिचर प्लांट भी बोलते हैं जिसको, इंसेक्टिवोरस के अंदर ही आता है। कस्कटा पैरासिटिक प्लांट है, कमरबेल बोलते हैं जिसको, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करती है। यूट्रिकुलेरिया एक हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है, पानी में ग्रो करने वाला। सो यहाँ आंसर हो जाएगा ओरोबैंकी। नेक्स्ट देखिए, अमंग्स द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ रूट्स, इन सारे प्लांट्स में कौन सा प्लांट है जिसमें कंप्लीटली नहीं पाई जाती, रूट्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं, पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एजोला, हाइड्रिला, सिरेटोफाइलम और वेलिसनेरिया। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ सिरेटोफाइलम। ऐसा एक्वेटिक प्लांट होता है जो सबमर्ज्ड फॉर्म में मिलता है, प्लांट में पूरी तरह पानी में पूरी तरह डूबा रहता है और इसके पास रूट्स नहीं होती हैं बिल्कुल भी। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला ये भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं बट इनमें रूट्स होती है। एजोला एक फर्न है, इसमें भी होती है, किस में नहीं होती है, सिरेटोफाइलम में। नेक्स्ट पे चलिए, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल, ग्रीन मफलर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी क्या कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन मफलर, अगर हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो दिमाग में एकदम क्या आता है कि भाई कोई एयर पोल्यूशन या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इनको कंट्रोल करने के लिए होगी, एयर आता है दिमाग में। बट ग्रीन मफलर का मतलब क्या था बेटा, कि जो ऐसे एरिया है जहां पर व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे हैं या पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे रोड साइड्स में 4 से 6 रोज किसकी लगा दी जाए, ग्रीन प्लांट्स की लगा दी जाए, तो वो साउंड को क्या करने का काम करते हैं, अब्जॉर्ब करने का, क्योंकि उनसे व्हीकल्स से ज़्यादा क्या चल रहा है, सॉरी पोल्यूशन से, यहाँ मतलब एयर पोल्यूशन से नहीं है, व्हीकल से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको ये क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो ये साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड साइकिल। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, आप आराम से आंसर कर दोगे। ग्रासओफर, स्नेक, वल्चर, फ्रॉग। ग्रासओफर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर, सब में सेम ऑप्शंस हैं बट क्या है डिफरेंस, सीक्वेंस डिफरेंट है। सीक्वेंस को ऑब्जर्व कीजिए, क्या सही होगा, ग्रासओफर, ग्रासओफर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, उसको फिर कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, वल्चर। स्नेक को कौन खा सकता है, वल्चर खा सकता है। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, ये ग्रासओफर, फ्रॉग, स्नेक और वल्चर। प्लांट्स भी दे देते हैं इसमें, तो प्लांट्स वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, उनको खा रहा है ये, उनको खा रहा है ये, इस तरह से ये सही हमारी फूड साइकिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ ट्रिपलेट कोडोन इन मैसेंजर आरएनए विच इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक ट्रिपलेट कोडोन मैसेंजर आरएनए का, आप जानते हो मैसेंजर आरएनए पे कोडोन होते हैं, अभी हमने जिक्र किया था प्रोटीन सिंथेसिस में, और उस पर जो तीन से मिलकर तीन नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर हमारा क्या बनता है, कोडोन बनता है। तो उसमें एक स्टार्ट कोडोन होता है बेटा और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। तो इन्होंने पूछा स्टार्ट कोडोन कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है। किसी भी प्रोटीन के बनने के लिए स्टार्टिंग कोडोन होता है हमारा AUG, और AUG कोड भी करता है। भाई सीधी सी बात है, ये 12th में भी इसके बारे में ये बात दी हुई है बेटा कि इसका ड्वेल फंक्शन होता है। ड्वेल फंक्शन मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, यहाँ से स्टार्ट भी होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और दूसरी बात यहाँ से एक जो अमीनो एसिड बनता है वो क्या बनता है, मिथायोनिन और फॉर्मिल मिथायोनिन। मिथायोनिन किस में, यूकैरियोटिक में, और फॉर्मिल मिथायोनिन किस में, प्रोकैरियोटिक में। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग किससे होती है, किस कोडोन से, AUG से, जो यूकैरियोटिक में मिथायोनिन के लिए कोड करता है और प्रोकैरियोटिक में फॉर्मिल मिथायोनिन के लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हरगोबिंद खुराना, मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन। सेकंड वॉटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स ऑफ DNA। थर्ड रॉबर्ट कोच, ब्लड ग्रुप। एंड फोर्थ ग्रेगर मेंडल, लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। हरगोबिंद खुराना, आप अगर पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ देखोगे कि सिंथेटिक जीन्स का मॉडल दिया था इन्होंने।
पहली बार सिंथेटिक जीन बनाई थी वॉटसन और क्रिक ने। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन पॉइंट है। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। ग्रेगर मेंडल लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। बचा कौन हमारे पास? रॉबर्ट कोच। चाहे हमें इनके बारे में पता भी नहीं है, फिर भी इन 3 का तो हम कंफर्म हो गए ना कि भाई ये तो श्योर है, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है, तो यही होगा हमारा आंसर। रॉबर्ट कोच जो थे बेटा, ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं और फाउंडर कहे जाते हैं मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के। और बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन में इन्होंने काम किया था। सो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। और 2 साइंटिस्ट डिकास्टेलो और स्टर्ली, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था बाद में। सो यहाँ आंसर हो जाएगा ये वाला सी, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। क्या पूछा है इन्होंने कि डीएनए के क्विकली और एक्यूरेटली किसी सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बनानी हो तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे आप? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या लाइगेज चेन रिएक्शन? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। 12th में बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर है आप वहां देखोगे तो बड़ा इजीली अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पीसीआर को। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मोलिस ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। और इसमें क्या किया जाता है बेटा, डीएनए का कोई सेगमेंट लिया जाता है और उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं। पहले क्या किया जाता है, डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स को टेम्परेचर देकर हाई टेम्परेचर पर सेपरेट किया जाता है और फिर प्राइमर डाले जाते हैं उसमें और न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं। इस तरह एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना ली जाती हैं एक सेगमेंट की डीएनए के। क्विकली बनती हैं और एक्यूरेटली बनती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनमें से किस में होता है? फिर से वही क्वेश्चन बना हमारा कि ये सारे वायरस दिए हुए हैं और ये पूछा है कि किस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ वुंड ट्यूमर वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस की बात करें बेटा, पहले तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके पास। टोबैको मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सो जो वुंड ट्यूमर वायरस है इसके पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आंसर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, द एंजाइम विच कैन कट मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज। जो एंजाइम डीएनए के मोलिक्यूल्स को सेगमेंट्स में कट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए गायरेज। ये फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत भी करते हो आप पढ़ने की तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात आती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को सेगमेंट्स में काटते हैं। कैसे? एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट करते हैं, किनारों से कट करते हैं, एंड से, और जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो डीएनए को कहीं से बीच से काटते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक साइट होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिनको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। सबका अपना स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहां पर वो कट लगाते हैं। और इनके बारे में बहुत सारी डिटेल है कि जैसे इनको नाम कैसे दिया जाता है, इको आर फर्स्ट दिया जाता है या हिंट सेकंड दिया जाता है या थर्ड दिया जाता है। नॉमेनक्लेचर का तरीका होता है कि भाई जिससे इसको आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से या किसी से, उसका जीनस का फर्स्ट लेटर और अगले 2 लेटर उसकी स्पीसीज के और ये इसके स्ट्रेन और ये किस सीक्वेंस का एंजाइम उससे आइसोलेट किया गया है। ऐसे आप देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का प्रोडक्शन करने के लिए इनमें से किस बैक्टीरिया का कॉमनली यूज होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है इसर्सिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और बेसिलस थुरिंजियंसिस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। बायोटेक्नोलॉजी से ये हमारा क्वेश्चन है। और ट्रांसजेनिक प्लांट्स आप जानते हो किस तरह के होते हैं? जब किसी प्लांट में हम कोई ऐसी जीन ट्रांसफर कर दे जो जीन उसकी नहीं है, किसी और से हमने उसमें ट्रांसफर किया, नेचुरली उसमें नहीं पाई जाती है, कोई ऐसी प्रोटीन बनवाए उससे जो वो नेचुरली नहीं बनाता, तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं। तो जीन ट्रांसफर करने के लिए जब आप बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पे इन दोनों बैक्टीरिया का जिक्र देखोगे बेटा आप। दोनों क्या, इसर्सिया कोलाई का भी आता है क्योंकि इसर्सिया कोलाई को एज ए होस्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं बच्चे। एक तो होता है वेक्टर, जो जीन क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, जो हम डिजायरेबल जीन है जिसमें ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। एक हम जिसकी जीन लेते हैं,
डिजायरेबल जीन हो गई, और तीसरी चीज हो गई हमारी क्या, डिजायरेबल जीन या डिजायर्ड जीन, दूसरी चीज हो गई वेक्टर, और तीसरी चीज हो गई होस्ट, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्रोटीन बनवाने के लिए। तो यहाँ पर जिसके होस्ट तो कौन हो जाएगा, यहाँ वो खुद प्लांट ही हो जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या है कि सो इसर्सिया कोलाई को तो हटा दो, स्टेफाइलोकोकस है ये भी रिलेटेड नहीं है इससे, बचे ये दोनों बैसिलस थुरिंजिएंसिस। मतलब होस्ट क्यों क्यों हटा दिया हमने, बिकॉज होस्ट में तो प्लांट ही हो जाएगा ना खुद, यहाँ जिस प्लांट में आप जीन ट्रांसफर करवा रहे हो। अब बचते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है इसका यूज एज ए वेक्टर किया जाता है बेटा। वैसे तो ये ट्यूमर कोज करने वाला है, टोबैको प्लांट में या और प्लांट्स में सोलेनेसी फैमिली के, ये क्या करता है, ट्यूमर कोज करता है। बट इसका जो ट्यूमर करने वाली जीन है ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस ट्यूमर करने वाली जीन को, इसके प्लाज्मिड में होती है वो जीन, प्लाज्मिड आप सब जानते हो अच्छी तरह, वहां पर उसकी एक जीन प्रेजेंट है जो ट्यूमर कोज कर रही है, ये इसको ट्रांसफर करके क्या कर देता है, ट्यूमर बना देता है प्लांट्स में। सो अगर इस जीन को हटा के हम अपनी डिजायर्ड जीन यहाँ पर इंसर्ट करा दे, और तो ये वेक्टर क्या करता है, ये सॉरी प्लाज्मिड क्या करता है, उस जीन को भी ऐसे ही ट्रांसफर कर देता है जो हमारी डिजायर्ड जीन है, अपनी जीन की तरह। इसे नहीं पता यहाँ से हमने वो जीन हटा दी जिससे ये जो इसकी थी, ये हमारी जीन को भी, तो इसका एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। इसको जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका ऐसे जीन ट्रांसफर करवाने के लिए वेक्टर की फॉर्म में। बट इसका एज ए वेक्टर हो रहा है, और ऑप्शन आंसर जो हमारा यहाँ करेक्ट बैठेगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये कैसे बेटा, बिकॉज बीटी के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इसका मेन यूज इसलिए है क्योंकि जो जीन ली गई वो इससे ली गई, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, बीटी बोलते हैं जिसको, इससे क्राई जीन ली गई, CRY, जो क्या कर रही है, एक टॉक्सिन बना रही है, बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन ही बोलते हैं उसको भी। बीटी कॉटन के बारे में आप पढ़िए, 12th में खूब डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो बीटी कॉटन में क्या किया, कॉटन के प्लांट्स में उनको वर्म से बचाने के लिए ये टॉक्सिन, ये देखा गया कि अगर ये टॉक्सिन इंसेक्ट की बॉडी में जा रही है तो वो मर जा रहा है, या फिर वो इंसेक्ट फिर इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है प्लांट्स में, तो प्लांट्स को बचाने के लिए उन इंसेक्ट से ये जीन ले ली, और ये जीन ही ट्रांसफर कर दी हमने प्लांट्स में, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट हुआ ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में जीन इन बैक्टीरिया की, ये टॉक्सिन जो है उससे इंसेक्ट खा के मर जा रहे हैं, तो वो उस पर नहीं आएंगे, प्लांट पर इन्फेक्शन नहीं करेंगे या हार्म नहीं करेंगे हमारी क्रॉप को। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए मेन यूज किसका हुआ, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का। सो आंसर C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, लाइकेंस में। ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एल्गी, फंजाई और लाइकेंस न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। किसकी होती है, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया की। न्यूक्लियस इनमें किसकी फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, मीन्स वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, और उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज कोज्ड बाय। ग्राउंडनट से जो टिक्का डिसीज होती है वो किससे होती है, फ्यूजेरियम, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, ये एक क्या है, फंगस है जो क्या करती है, ग्राउंडनट में टिक्का डिसीज करती है। जो इसमें फ्यूजेरियम है ये विल्ट डिसीज कोज करती है, और पनामा डिसीज भी बोलते हैं इसको, स्वीट पोटैटो में, टोमेटो में, लेग्यूम्स, मेलन्स और बनानाज में। और जो कोलेटोट्राइकम है, इसका पूरा नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, रेड रोड डिसीज करती है शुगर केन में। गन्ने में आपने देखा होगा ना, अंदर से रेड रेड हो जाता है, तो वो रेड रोड डिसीज है जो कोलेटोट्राइकम फल्केटम से होती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द एल्गा यील्डिंग अगार अगार इज। अगार अगार एक एल्गी है, किससे और किस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, अगार अगार एक सब्सटेंस है जो फूड में, कॉस्मेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है, जेल है एक तरह का। किस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, रोडिमेनिया, जेलीडियम, बेट्रेकोस्पर्मम या हार्वेलिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा जेलीडियम। ये भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी में जब हम अगार अगार के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जब हम रेड एल्गी के बारे में पढ़ते हैं 11th में, एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां दिया हुआ है बेटा जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की रेड एल्गी जो है, इनसे क्या ऑब्टेन किया जाता है, अगार अगार जेल ऑब्टेन किया जाता है। और जिसका बायोटेक्नोलॉजी में एगारोज जेल जो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, वहां पर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर SR कश्यप, शिवराम कश्यप वॉज, क्या थे, माइकोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट या पैलियोबोटनिस्ट या फिर एल्गोलॉजिस्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ब्रायोलॉजिस्ट। ये ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी इन्होंने, और स्पेशली कहाँ से, हिमालयन रीजन के ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी बोला जाता है, प्रोफेसर SR कश्यप।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड। फिर से एक इजी क्वेश्चन ही पूछा है इन्होंने कि भाई एक्सटिंक्ट प्लांट्स जो है मीन्स जिनके फोसिल्स रह गए हैं उनकी स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? साइटोलॉजी, पैलियोबोटनी, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी। तो बड़ा इजी सा आंसर हो जाएगा पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में की जाती है। साइटोलॉजी आप जानते हो, सीधी सी बात है, सेल से रिलेटेड है, सेल बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? प्लांट्स की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जब रूट्स के, शूट्स के या लीव्स, फ्लावर्स, इनकी स्टडी की जाती है। इकोलॉजी में एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की जाती है। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। ये फिर से बेसिक और इजी क्वेश्चन पूछा है। लीनियस ने नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम दिया था वो कौन सा था? बाइनोमियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल या फाइलोजेनेटिक। पूछा क्या है? नामकरण का कौन सा सिस्टम दिया था? नोमेनक्लेचर का। सो नोमेनक्लेचर में आंसर हो जाएगा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम दिया था जो अभी भी चल रहा है, साइंटिफिक नेमिंग का, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी, और जिनको ICBN और ICZN देखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें कुछ रूल्स होते हैं बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। पहली बात तो ये होती है, बाइनोमियल का क्या मीनिंग है? दो नाम वाला या दो वर्ड्स वाला। दो वर्ड्स हमारे जो होते हैं वो, जैसे हम अपना ही ले लें, होमो सेपियंस हैं, तो होमो इसमें हमारा क्या है? जीनस है, और सेपियंस हमारी क्या है? स्पीसीज है। एक हमारा जेनेरिक नेम होता है और दूसरा किसी का भी क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। जेनेरिक नेम जो होता है उसको, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। और अगर ये बुक में प्रिंटेड है तो इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, और अगर हैंड रिटन है तो इनको अंडरलाइन किया जाता है। वो भी कैसे? सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, गाइनो बेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। गाइनो बेसिक स्टाइल किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? फिर से फैमिली के ही कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी और लेमिएसी। लेमिएसी यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा, ये मिंट फैमिली होती है, मिंट प्लांट इसके अंदर आता है। और गाइनो बेसिक का क्या मीनिंग है यहाँ पर? ऐसी स्टाइल जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, नॉट फ्रॉम द टॉप। स्टाइल जो होती है वो अपने ओरिजिन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की होती है। और गाइनो बेसिक का क्या मीनिंग है? जिसमें जो स्टाइल आ रही है वो कहाँ से? ओवरी के भी बेस से आ रही है। तो लेमिएसी फैमिली में गाइनो बेसिक स्टाइल होता है। अच्छी तरह से पूरा इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओब्लिक सेप्टम एंड स्वोलन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा था, और ये क्वेश्चन आया भी है LT ग्रेड में। देखिए, ओब्लिक सेप्टम यानी तिरछा सेप्टम, और स्वोलन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैसी? फूली हुई। ये किस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एस्टेरेसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी और लेमिएसी। सो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा सोलेनेसी। सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, यानी आलू टमाटर बैंगन वाली जो फैमिली है। ये देखिए इस तरह से इसकी क्या होती है? ओवरी होती है, जिसमें ये ओब्लिक स्वोलन प्लेसेंटा होता है, और ओब्लिक सेप्टम रहता है, और ये क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल्स लगे हुए हैं। और ये प्लेसेंटा कैसी है? स्वोलन है, फूली हुई है, और ये ओवरी वॉल है। नेक्स्ट देखिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज गिवन बाई। फिर से एक इजी क्वेश्चन, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनेट, ग्रिफिथ और HG खुराना। बड़ा इजी आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक। हम बहुत जगह पढ़ते रहते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA की इन्होंने बताई थी, डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था। पहले भी इन्होंने एक क्वेश्चन इसी पेपर में इसी से रिलेटेड पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कोहलर एंड मिल्स्टीन डेवलप्ड द मेथड 4। कॉलर और माइलस्टीन ने किसका मेथड डेवलप किया था? DNA फिंगरप्रिंटिंग का, गोल्डन राइस प्रोडक्शन का, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, या फ्लेवर सेवर टोमेटो का? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्या होता है? इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? सीरीज ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स के सिंगल क्लोन से सीरीज बनवाई जाती है एक जैसी एंटीबॉडीज की। बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती रहती है, एक ही क्लोन से बहुत सारी एंटीबॉडी बनती हैं, तो उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन बोलते हैं। और कोलर और माइलस्टीन ने इस मेथड को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय। DNA फिंगरप्रिंटिंग फिर से इजी पूछ लिया, एलेक्स जेफरे ने डिस्कवर किया था इसको। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? DNA के सैंपल से हम किसी की को आइडेंटिफाई करना। सपोज कहीं पर कोई क्राइम हुआ है या कुछ भी कोई केस ऐसा हुआ है जिससे हमें वहां से उसका हेयर सैंपल या फिर कोई ब्लड का कुछ मिला है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं?
और हमारे पास सस्पेक्ट है 1 या 2, उन सस्पेक्ट का डीएनए लेकर और वो जो क्राइम स्पॉट से मिला है डीएनए उसको लेकर हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं। डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं बेटा, जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं और वो किसी सबके यूनिक होते हैं। वो जो रिपीटिशन का सीक्वेंस होता है वो यूनिक होता है, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं उसको, और उनका जो रिपीटिशन का नंबर है वो सब में यूनिक होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होगा, इसलिए सबका डीएनए क्या है, यूनिक है। और ऐसे हम डीएनए को कंपेयर करते हैं उस रिपीटेड सीक्वेंस को, और उसको वीएनटीआर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। उनको कंपेयर किया जाता है सस्पेक्ट से, दोनों से, जिनसे ये वीएनटीआर मैच हो जाते हैं, मीन्स ये उसी का डीएनए है और वही मेन क्रिमिनल है। और इस टेक्निक को डेवलप करने वाले थे एलेक जेफरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से किसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है? तो कैरोली इरेकी, एडवर्ड जेनर, जॉन मेंडल, कैरी मुलिस। आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, साइंटिस्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भी चीजें माइंड में रखनी है कि किसका फादर कौन है, किसने कौन सा मेथड डेवलप किया, उन सबको भी कहीं पे एक आराम से एक जगह अपना कॉलम बना लीजिए और नोट करते जाइए। तो कैरोली इरेकी हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे, 1919 में इन्होंने ये टर्म दी थी बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर का है बेटा, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये फिर से साइंटिस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है। लेडरबर्ग और टेटम ने 1946 में बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था। कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में होने वाला। इसमें किन्हीं दो बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। पाइलस एक स्ट्रक्चर बनती है उसके थ्रू, जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने को। और ये किसने, लेडरबर्ग और टेटम ने डिस्कवर किया था। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको ये हेल्पफुल लगे अपने प्रिपरेशन के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक और नए किसी पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।